मैं अंकुर कुमार फिजिक्स की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास में हमने किसी भी परमाणु से जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है और जब उत्तेजित अवस्था से पुनः मूल अवस्था में आएगा तो उस स्थिति में परमाणु से कुछ विकिरणों का उत्सर्जन होता है और उन उत्सर्जित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे जब भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी भी परमाणु की विशेष प्रक्रिया द्वारा उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और उत्तेजित अवस्था से जब पुनः अपनी मूल अवस्था में संक्रमण करता है तो इस स्थिति में वो कुछ स्पेक्ट्रमी रेखाओं का उत्सर्जन करेगा जिससे बनने वाला स्पेक्ट्रम कहलाएगा परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। तो परमाणुवीय स्पेक्ट्रम क्या होगा उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमारा टॉपिक होगा परमाणुवीय स्पेक्ट्रम के बारे में। परमाणुवीय स्पेक्ट्रम क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं और विद्युत चुंबकीय तरंगों में बहुत सारे वेव्स होती हैं। वेव्स में बात करें हम रेडियो तरंगें, सूक्ष्म तरंगें, फिर पराबैंगनी किरणें, दर्शे प्रकाश अक्ष किरणें, गामा किरणें, ये सारी होती है। तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में इन कर्मित युग्म की जो ये कर्मित युग्म है, अक्ष किरणें, पराबैंगनी किरणें, प्रकाश किरणें, दर्शे प्रकाश, गामा किरणें, इन सब तरंगों को एक आवर्ती या तरंगदैर्ध्य के बढ़ते या घटते क्रम के रूप में व्यवस्थित करे तो वो कर्मित युग्म है, वो क्या कहलाता है? परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहलाएगा, जिसे हम बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। मतलब विद्युत चुंबकीय रेखाओं का व्यवस्थित रूप, विद्युत चुंबकीय रेखाओं का तरंगदैर्ध्य लैम्डा या आवर्ती, तरंगदैर्ध्य लैम्डा या आवर्ती न्यू के बढ़ते या घटते क्रम के रूप में व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। इसी प्रकार किसी भी परमाणु के द्वारा इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से प्राप्त जो रेखाएं होंगी उन रेखाओं से बनने वाले स्पेक्ट्रम को हम परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहेंगे। तो परमाणुवीय स्पेक्ट्रम क्या होगा कि जब किसी पदार्थ को विशेष प्रक्रिया के द्वारा उत्तेजित किया जाता है, विशेष प्रक्रिया चाहे वो विद्युत क्षेत्र आरोपित करे या गर्म करे, उसमें ऊर्जा देकर जब किसी परमाणु को उत्तेजित किया जाता है तो वह उत्तेजित होकर उत्तेजित अवस्था में चला जाता है और उत्तेजित अवस्था में वह 10⁻⁻8 सेकंड तक रुकता है। उत्तेजित अवस्था में 10⁻⁻8 सेकंड से कम समय तक रुककर जब पुनः अपनी मूल अवस्था में संक्रमण करता है, पुनः अपनी मूल अवस्था में संक्रमण करेगा तो इस स्थिति में मूल अवस्था में संक्रमण से कुछ विकिरणें उत्सर्जित होती हैं या कुछ विकिरणों के रूप में ऊर्जा निकलती है। ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन दोनों होता है। विकिरणों के रूप में ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण होता है। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार से बनने वाली रेखाओं का जो समूह होगा वही समूह क्या कहलाता है? परमाणुवीय स्पेक्ट्रम कहलाएगा। जो उत्सर्जित या अवशोषित होने वाली विकिरणों का समूह, इसे ही हम क्या कहेंगे? परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। ये होता है परमाणुवीय स्पेक्ट्रम। अब बात करें परमाणुवीय स्पेक्ट्रम की, तो परमाणुवीय स्पेक्ट्रम होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा होता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होगा। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनता है। देखो, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम साफ साफ पता चल रहा है विकिरणों का क्या होगा? उत्सर्जन होगा। कैसे होगा? जब भी किसी गैस या वाष्प के अणुओं को विद्युत विसर्जित किया जाता है या विद्युत क्षेत्र आरोपित करके उत्तेजित किया जाए, गैस या वाष्प को विद्युत विसर्जित कर दे, विद्युत विसर्जन करे या फिर विद्युत क्षेत्र आरोपित करे, विद्युत क्षेत्र आरोपित करके उत्तेजित किया जाए तो उत्तेजित करने पर ये परमाणु के कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो उत्तेजित अवस्था में संक्रमण कर जाते हैं, परंतु उत्तेजित अवस्था में बहुत अल्प समय तक रुककर पुनः अपनी मूल अवस्था में संक्रमण करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन होंगे, ये उत्तेजित कक्षा में चले गए और उत्तेजित अवस्था से पुनः अपनी मूल अवस्था में संक्रमण करेंगे, यहां पर वापस से इसी में आएंगे तो यहां से विकिरणों के रूप में कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। विकिरण क्या होती है? यहां से उत्सर्जित होती हैं और उत्सर्जित
कुछ विशेष तरंग दैर्ध्य की विकिरणें उत्सर्जित होंगी। बहुत सारी विकिरणें उत्सर्जित होंगी तो उनमें कुछ विशेष तरंग दैर्ध्य की विकिरणें दर्शे पट्टिका, जो विशेष तरंग दैर्ध्य की विकिरणें होंगी वही एक प्लेट पर हमें चमकीली फ्रिंजों के रूप में दिखाई देंगी, अर्थात चमकीली रेखाओं के रूप में दिखाई देती हैं उत्सर्जित विकिरणें विशेष तरंग दैर्ध्य की। तो वो जो चमकीली रेखाएं होंगी वही रेखाएं कौन सा स्पेक्ट्रम कहलाती है? उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उन चमकीली रेखाओं के समूह को हम बोलते हैं उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और ऐसी रेखाएं कहलाती है उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाएं कहलाती है। तो उत्सर्जित रेखाएं होंगी वो कौन सी होगी? उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाएं, स्पेक्ट्रमी रेखाएं, और इनके जो समूह होगा उनको बोलेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम द्वारा किसी भी गैस की पहचान फिंगरप्रिंट के रूप में की जाती है। किसी भी गैस की पहचान के लिए, किसी भी गैस की पहचान करनी हो तो गैस की पहचान फिंगरप्रिंट के रूप में की जाती है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम से, फिंगरप्रिंट के रूप में, ये ध्यान में रखना। तो ये होता है हमारा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। इसी के साथ अगर हम बात करें अवशोषण स्पेक्ट्रम की, कि अवशोषण स्पेक्ट्रम कैसे बनेगा, तो सेकंड आता है अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब देखना स्टूडेंट्स कैसे बनेगा अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करें तो जब किसी गैस या वाष्प को श्वेत प्रकाश से गुजारा जाए, यहां पर तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के लिए इसको क्या किया जाता है? विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, और यहां पर अवशोषण स्पेक्ट्रम प्राप्त करना है तो इसके लिए किसी भी गैस या वाष्प को किससे गुजारा जाएगा? श्वेत प्रकाश से गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश से गुजारा जाए। जब गैस या वाष्प को श्वेत प्रकाश से गुजारा जाता है तो श्वेत प्रकाश से गुजारने पर कुछ विशेष तरंग दैर्ध्य की विकिरणों का क्या हो जाता है? अवशोषण हो जाता है। और अवशोषण होने पर जो यहां पर जो दीप्त रेखाएं बनती है, उन दीप्त रेखाओं के स्थान पर फोटोग्राफिक प्लेट पर कुछ काली रेखाएं बनती हैं। इसमें काली ब्लैक रेखाएं बनेंगी। किनके स्थान पर? जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दीप्त रेखाएं बनती है, स्पेक्ट्रमी रेखाएं, उनके स्थान पर फोटोग्राफिक प्लेट पर ये जो काली रेखाएं बनेंगी वो किस पे बनेंगी? फोटोग्राफिक प्लेट पर काली रेखाएं बनेगी, और इन फोटोग्राफिक प्लेट पर बनने वाली काली रेखाओं के समूह को क्या बोला जाता है? अवशोषण स्पेक्ट्रम बोला जाता है। तो ये इस तरीके से अवशोषण स्पेक्ट्रम बनेगा। तो उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम में डिफरेंस यही है कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में गैस या वाष्प के अणुओं को विद्युत विसर्जित किया जाता है, अर्थात विद्युत क्षेत्र आरोपित करके इनको क्या किया जाता है? उत्तेजित किया जाता है। तो इनसे विशेष तरंग दैर्ध्य की विकिरणें उत्सर्जित होती हैं जो कि चमकीली रेखाओं और फ्रिंजों के रूप में प्राप्त होती है, जबकि अवशोषण स्पेक्ट्रम में गैस या वाष्प के अणुओं को श्वेत प्रकाश से गुजारा जाता है, जिससे कुछ विशेष तरंग दैर्ध्य की विकिरणों का अवशोषण हो जाता है, और जो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में दीप्त रेखाएं प्राप्त होती हैं उनके स्थान पर इसमें फोटोग्राफिक प्लेट पर काली रेखाएं प्राप्त होती हैं जो कि अवशोषण स्पेक्ट्रम को व्यक्त करती हैं। ठीक है, अब यहां पे हम इसमें देखते हैं तो सूर्य से जो आने वाली रेखाएं होती हैं, कई बार हम सूर्य की तरफ देखते हैं तो चमकीली रेखाएं टाइप में आती है, और हम उसकी तरफ अचानक से देखते हैं तो हमें अंधेरा सा छा जाता है। वो अंधेरा सा क्या होता है? क्योंकि चमकीली रेखाओं के स्थान पर, देखो ऐसे देखते हैं तो चमकीली रेखाएं दिखती है, लेकिन हम खुद देखते हैं तो चमकीली रेखाओं के स्थान पर वो काली पट्टिका बन जाती है, और वो काली पट्टिकाएं हैं वो अवशोषण रेखीय स्पेक्ट्रम की होती है, और उन्हीं रेखाओं को, काली रेखाओं को बोलते हैं फ्राउनहोफर रेखा। तो सूर्य से आने वाला जो स्पेक्ट्रम बनता है, ऐसे हम दूर से देखते हैं तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम होता है, और वैसे हम सूर्य की तरफ लाइव देखते हैं तो हमें कुछ काली काली रेखाएं प्राप्त होती हैं, हमें दिखाई नहीं देगी, वो होता है अवशोषण रेखीय स्पेक्ट्रम। तो इस प्रकार से ये परमाणुीय स्पेक्ट्रम बनते हैं। अब किसी भी पदार्थ से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन या अवशोषण करने पर, विकिरणों का जो उत्सर्जन या अवशोषण होता है, उसी के आधार पर सबसे पहले सर जॉन जैकब बामर ने हाइड्रोजन परमाणु पर अध्ययन किया, और हाइड्रोजन परमाणु से संबंधित विकिरणों का उत्सर्जन या अवशोषण के बारे में बताया, जिससे प्राप्त स्पेक्ट्रम है वो कहलाता है हाइड्रोजन एच स्पेक्ट्रम। तो सबसे पहले जब इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं की बात हुई तो सर जॉन जैकब बामर
जॉन जैकब बामर ने हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित विकिरणों का अध्ययन करके एक हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम बनाया और इसी को हम डिटेल से पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम किस तरीके से बनता है। तो ये थे स्पेक्ट्रम में, परमाणुीय स्पेक्ट्रम में उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम की कुछ थ्योरी थी जो कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। यहाँ पे दो ही डिफरेंसेस बताए मैंने इनमें, एक है विद्युत विसर्जन से गैस या वाष्प पर विद्युत विसर्जित या विद्युत क्षेत्र आरोपित करने पर उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बनेगा, और गैस या वाष्प को श्वेत प्रकाश से गुजारने पर कौन सा बनेगा, अवशोषण रेखिक स्पेक्ट्रम बनेगा। तो अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। अब देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम किस तरीके से होगा। हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित विकिरणों का स्पेक्ट्रम, H परमाणु से उत्सर्जित विकिरणों का स्पेक्ट्रम। अब देखना किस तरीके से आएगा। तो हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित विकिरणों के स्पेक्ट्रम के लिए सर जॉन जैकब बामर ने सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु पर अध्ययन किया और हाइड्रोजन परमाणु से संबंधित स्पेक्ट्रम प्राप्त किया। तो देखो किस तरीके से आएगा। सबसे पहले स्वीडिश साइंटिस्ट थे ये, स्वीडिश साइंटिस्ट जो कि स्कूल में प्रोफेसर थे। सन 1885 की बात है। 1885 में सर जॉन जैकब बामर ने सबसे पहले हाइड्रोजन परमाणु पर दर्श्य प्रकाश की उपस्थिति में एक स्पेक्ट्रमी श्रेणी प्राप्त की। हाइड्रोजन परमाणु पर यहां से कुछ विकिरणों का उत्सर्जन हुआ। हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित विकिरणों का जो स्पेक्ट्रम है, विकिरणों का स्पेक्ट्रम वो दर्श्य प्रकाश की उपस्थिति में प्राप्त किया, दर्श्य प्रकाश में देखा। और दर्श्य प्रकाश में देखने के कारण इस सबसे पहली श्रेणी जो देखी गई स्पेक्ट्रमी रेखाओं की श्रेणी, उसे बामर श्रेणी बोला गया। स्पेक्ट्रमी रेखाओं की जो पहली श्रेणी थी, स्पेक्ट्रमी श्रेणी फर्स्ट, उसको बोला गया बामर श्रेणी, क्योंकि बामर ने सबसे पहले देखी थी और वो दर्श्य प्रकाश की उपस्थिति में देखी थी। जब हाइड्रोजन परमाणु पर विशेष तरंगदैर्ध्य के द्वारा ऊर्जा आपतित की जाती है, तो आपतित ऊर्जा के कारण हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर उत्तेजित कक्षा में चला जाता है और उत्तेजित कक्षा से पुनः अपनी मूल अवस्था में संक्रमण करता है। अब बामर ने ये देखा कि जो हाइड्रोजन होता है वो पहली कक्षा में रहता है, कि हाइड्रोजन परमाणु होगा, ये हाइड्रोजन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु के पास में एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये इसका नाभिक है, ये इसकी पहली कक्षा में चक्कर लगा रहा है, एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब यहां पे जब कक्षाओं की बात करें तो हाइड्रोजन परमाणु की बहुत सारी कक्षाएं होती है, K, L, M, N, इस तरह से फिजिक्स में बहुत सारी कक्षाएं लेते हैं, जबकि केमिस्ट्री में क्या होती है, 7 आवर्त होती है, तो 7 कक्षाएं लेते हैं, ये अनंत तक जाती है। तो ये इलेक्ट्रॉन है वो दूसरी कक्षा, अपनी उच्च कक्षा में संक्रमण करेगा। तो मूल अवस्था पहली में, पहली से दूसरी में जा सकता है, दूसरी से तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, अनंत तक जा सकता है। तो इसी प्रकार जब ये इलेक्ट्रॉन उत्तेजित कक्षा में चला जाए और फिर उत्तेजित कक्षा से वापस से जब मूल अवस्था में आए, तो ये बामर के अनुसार जो मूल अवस्था है वो n बराबर दूसरी कक्षा में रुक जाता है। कौन सी कक्षा में रुक जाता है, दूसरी कक्षा में, पुनः पहली कक्षा में संक्रमण नहीं करता है। दर्श्य प्रकाश में तभी यहां तक ही देखा गया कि ये दूसरी कक्षा में ही रुक जाता है। तो इनसे प्राप्त होने वाले जो स्पेक्ट्रम थे, उन स्पेक्ट्रम से जो स्पेक्ट्रमी श्रेणी रेखाएं बनी, उनको बामर श्रेणी नाम दिया गया, क्योंकि बामर ने ही सबसे पहले दर्श्य प्रकाश की उपस्थिति में श्रेणी देखी थी। तो हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी श्रेणियों को बाद में ये नाम दिया गया कि हाइड्रोजन परमाणु से एक विकिरण निकल रही है उसको H अल्फा श्रेणी, दूसरी निकल रही है स्पेक्ट्रमी रेखा उसको H बीटा, फिर H गामा, H डेल्टा, इस तरीके से, और आगे जा रही है जो H अनंत तक की श्रेणियां ये हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित होती हैं। तो सबसे पहले हम बामर श्रेणी के लिए, बामर श्रेणी का जो सरल आनुभाविक सूत्र है वो देखते हैं कि किस तरीके से बनेगा, कि बामर श्रेणी से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित होकर जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, उन उत्सर्जित विकिरणों की तरंगदैर्ध्य किस तरीके से प्राप्त होगी उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले यहां से देखो बामर श्रेणी का सरल आनुभाविक सूत्र, बामर श्रेणी का सरल आनुभाविक सूत्र, इस पे बात करें
अनुभाविक सूत्र होता है। तो बामर ने क्या बताया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित कक्षा में तो चला जाता है, एन इनिशियल उत्तेजित होकर चला जाता है, और फिर वापस से जब फाइनल कक्षा में पहुंचता है तो वो दूसरी कक्षा में ही अटक जाता है। कहां पर अटकता है? दूसरी कक्षा में। तभी वो दर्शे प्रकाश की उपस्थिति में वो श्रेणी देखी गई। तो बामर श्रेणी के अनुसार जब हम बात करते हैं तरंग दैर्ध्य, तो 1/λ इज टू r इंटू में 1/n फाइनल की स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। यही होती है उत्सर्जित विकिरण की तरंग दैर्ध्य का रीडबर्ग सूत्र। कल बताया, जो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था वो यही था रीडबर्ग सूत्र। अब यहां पे देखो बामर श्रेणी क्या कहती है कि जब इलेक्ट्रॉन, ये नाभिक है, नाभिक से इलेक्ट्रॉन यहां से निकला और ऊपर जा रहा है, तो ये उत्तेजित कक्षा में तो चला जाएगा, लेकिन उत्तेजित कक्षा से जब आएगा तो ये कौन सी कक्षा में संक्रमण कर जाता है? एन फाइनल 2। दूसरी कक्षा में जब संक्रमण रह जाए, यहां पर दूसरी कक्षा में रुक जाए, तो वो दर्शे प्रकाश की उपस्थिति में उत्सर्जित विकिरणें देखी जा सकती है। उसको क्या बोलते हैं हम? बामर श्रेणी। तो बामर ने एन फाइनल 2 माना था और इसके लिए अपना अनुभाविक सूत्र बनाया था, सरल अनुभाविक सूत्र। वो एन फाइनल को 2 लेकर बनाया, तो कितना हो जाएगा? बामर श्रेणी का सरल अनुभाविक सूत्र 1/λ इज इक्वल्स टू r 1/2 की स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल की स्क्वायर। इनिशियल कौन सी कक्षा होती है? उत्तेजित कक्षा, क्योंकि ऊर्जा ग्रहण करके ऊपर जाएगा तो ऊपर वाली कक्षा से पुनः आता है, पुनः फाइनल कक्षा में आएगा तो वो तो दूसरी हो गई। तो उत्तेजित कक्षा कौन सी होगी? वो इनिशियल कक्षा होगी, ऊपर वाली। तो इनिशियल कक्षा की वैल्यू कितनी ले सकते हैं? तो इनिशियल कक्षा की वैल्यू देखो, 2 से 2 में तो संक्रमण करेगा नहीं। मान लो ये इलेक्ट्रॉन है वो किस में है? इस कक्षा में है, कि यहां से वो फाइनल वो दूसरी कक्षा में आता है। तो दूसरी कक्षा में आता है तो हम ये नहीं कह सकते कि पहली से दूसरी में चला गया, नहीं, पहली कक्षा से उत्तेजित होकर दूसरी में जाएगा, तो फिर दूसरी से वापस दूसरी में कैसे आएगा? नहीं हो सकता। पहली से किस में जाएगा? वो तीसरी कक्षा में जा सकता है मिनिमम, और तीसरी कक्षा से संक्रमण करके एन इनिशियल तीसरी में चला गया और तीसरी से दूसरी में अटक सकता है। तीसरी से कुछ सेकंड रुकेगा तीसरी कक्षा में और फिर दूसरी कक्षा में पहुंच जाएगा, तो पहली श्रेणी बन जाएगी, एक विकिरण उत्सर्जित हो जाएगी। जब वह चौथी कक्षा में जाए और फिर वापस से संक्रमित होकर कौन सी कक्षा में आएगा? दूसरी कक्षा में आएगा, तो दूसरी श्रेणी बन जाएगी। और इसी प्रकार ऊपर वाली कक्षाओं से नीचे की ओर संक्रमण करेगा, तो इस प्रकार से बहुत सारी श्रेणियां बनेंगी। तो देखो यहां पे श्रेणियों को एक एक करके अगर देखें हम तो किस तरीके से बनेगी, बात करते हैं यहां पे श्रेणियों की। तो श्रेणियां मैंने बता दी आपको कि किस तरीके से बनती है। हाइड्रोजन परमाणु से उत्सर्जित विकिरणों की तरंग दैर्ध्य, जो अलग अलग विकिरणें श्रेणियां बनेंगी वो इस तरीके से होंगी। ये अनुभाविक सूत्र है बामर श्रेणी का 1/λ इज इक्वल टू r। अब देखना, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, वो जब ये हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा, ये इसका नाभिक मान लेते हैं, पहली कक्षा, ये दूसरी कक्षा, ये तीसरी कक्षा, ये चौथी कक्षा। अब देखो जब इलेक्ट्रॉन यहां से जाए तीसरी कक्षा में और तीसरी कक्षा से संक्रमित होकर दूसरी में आए, तो यहां से एक विकिरण उत्सर्जित होगी। वो विकिरण, उसकी जो तरंग दैर्ध्य निकलती है वो क्या होती है? एच अल्फा। तो अल्फा विकिरण की तरंग दैर्ध्य एच अल्फा के लिए, अल्फा विकिरण की तरंग दैर्ध्य निकालेंगे तो 1/λ। इसके लिए एन इनिशियल कितना हो जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि दूसरी कक्षा में रुकेगा, तो उससे जस्ट पहले वाली कक्षा चाहिए हमें, तीसरी कक्षा। चौथी से तीसरी, दूसरी में आ सकता है, तीसरी से दूसरी में आ सकता है, लेकिन दूसरी से दूसरी में नहीं आ सकता। इलेक्ट्रॉन की दूसरी कक्षा में चला गया और फिर दूसरी में आ जाए, क्योंकि वह उत्तेजित कक्षा में 10⁻⁸ सेकंड रुकता है और फिर वापस संक्रमण करता है, तो नहीं आएगा। तीसरी से दूसरी में आ सकता है, तो तीसरी कक्षा से एन इनिशियल 3 होगी, तो लैम्डा अल्फा इज इक्वल टू कितना होगा? r इंटू में 1/2 की स्क्वायर अनुभाविक सूत्र माइनस 1/n इनिशियल की वैल्यू कितनी होगी? 3 की स्क्वायर। r क्या होता है? रीडबर्ग नियतांक। r होता है रीडबर्ग नियतांक, और रीडबर्ग नियतांक की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, हमने निकाली थी, कितनी होती है? r इज इक्वल टू 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। तो सोल्व कर लेते हैं। 1/λ अल्फा कितना होगा? 1/λ अल्फा इज इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10⁻7, 1/4 माइनस 1/9। एलसीएम आ गया 36, 4 इंटू 9 दोनों ले लो, तो ये हो जाएगा 1/λ अल्फा इज इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10⁻7। एलसीएम आ गया 4 इंटू 9, 9 माइनस 4। देखो 4 से 4 कैंसिल आउट, 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, माइनस 9 से 9 कैंसिल आउट, 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, तो 5/36।
तो यह आएगा 1 लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू 1.097 गुणा में 10⁻7 अपॉन में 36 इंटू में 5। लैम्डा निकालना है, पलट कर लिख देते हैं। तो लैम्डा अल्फा इज इक्वल्स टू 36/5 गुणा 1.097 और ऊपर चला जाएगा 10⁻7। इससे इसमें भाग देके जब भी बनाएंगे तो इसको नैनोमीटर में बना लेना 10⁻9 में, और 10⁻9 में बनाओगे तो लगभग ऑलमोस्ट आप निकाल के आओगे तो 656.4 नैनोमीटर के समथिंग आती है। लैम्डा अल्फा की वैल्यू कितनी आती है? 656.4 नैनोमीटर। आप फाइंड आउट करके देखना। इसी तरीके से ये वैल्यू इतनी आएगी। अब हम बात करते हैं एच बीटा की दूसरी श्रेणी कब बनेगी, दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा कब निकल सकती है। तो दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा एक तो आ जाएगी तीसरी से दूसरी कक्षा में संक्रमण करने पर एक विकिरण। अब मान लो वो चौथी से चला जाए, पहली से चौथी में चला जाए उत्तेजित होकर, फिर चौथी से दूसरी में संक्रमण करे तो दूसरी विकिरण निकलेगी। तो दूसरी विकिरण को क्या नाम दिया गया? एच बीटा। तो एच बीटा के लिए ये तो होगी एच अल्फा। अब निकालते हैं एच बीटा के लिए, हाइड्रोजन बीटा के लिए। बीटा जो स्पेक्ट्रमी रेखा उसके लिए एन इनिशियल कितना हो जाएगा? 4। 3 तो किसके लिए हो गया? इसके लिए। 4 से अब दूसरी में संक्रमण करेगा तो कितना हो जाएगा? 1 लैम्डा बीटा इज इक्वल्स टू आर इंटू में 1/2 की स्क्वायर माइनस 1/4 की स्क्वायर। आर की वैल्यू डाल दो 1 लैम्डा बीटा 1.097 इंटू 10⁻7, ठीक है, इंटू में 1/4 माइनस 1/16, एलसीएम आ गया 16, 4 माइनस 1 3/16। इसको सॉल्व करोगे 3/16 आता है। 1 लैम्डा बीटा इज इक्वल्स टू 1.097 इंटू 10⁻7 गुणा में 3/16, यही होगा। पलट कर लिख लोगे तो यह आ जाएगा लैम्डा बीटा इज इक्वल्स टू 16 में 3 इंटू 1.097 गुणा में 10⁻7 मीटर। वही नैनो में बनाओगे 10⁻9, तो इसको सोल्व करोगे लगभग कितना आता है? 600 के बाद में 400 पे चला जाएगा, 448 54 जो भी जाएगा आप वैल्यू फाइंड आउट करना, 400 के समथिंग आएगी, 400 नैनोमीटर। इस तरीके से 484.1 ऐसे कुछ आएगा। इसी तरीके से सेम इसी प्रकार आपको क्या निकालनी है? इसी प्रकार जब आप बात करोगे एच गामा की, तो एच गामा के लिए निकालोगे तो एच गामा की वैल्यू एन इनिशियल कितनी हो जाएगी? 5वीं कक्षा से संक्रमण कर देना, एन इनिशियल हो जाएगा 5, और इसके लिए आप वैल्यू फाइंड आउट करोगे लैम्डा गामा, तो इसकी वैल्यू आएगी लगभग 434 के समथिंग, 434.1 नैनोमीटर, ठीक है। ऐसे ही करते करते एच डेल्टा निकाल देना, एच डेल्टा आ जाएगी एन इनिशियल हो जाएगी 6, और इसके लिए लैम्डा डेल्टा आ जाएगी वो 300 समथिंग 84 कुछ जो भी आए देख लेना। फिर अब एन एच अनंत निकालो, तो अनंतवीं कक्षा के लिए, क्योंकि एच अनंत होते हैं अनंतवीं कक्षा, केमिस्ट्री में तो 7 आवर्त होते हैं तब 7 कक्षाएं तक लेते हैं, लेकिन फिजिक्स में कक्षाएं 7 आवर्त की बात ही नहीं करते, इसलिए कक्षाएं लेते हैं अनंत। और अनंत कक्षा के लिए एच अनंत के लिए फाइंड आउट करेंगे तो एन इनिशियल लेंगे अनंत, और इसके लिए वैल्यू फाइंड आउट करेंगे लैम्डा अनंत, तो लगभग 300 के समथिंग कुछ आ जाएगी, 300 नैनोमीटर में आ जाएगी। तो यहां से आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि प्रत्येक हाइड्रोजन परमाणु के लिए जब हम तरंग दैर्ध्य निकाल रहे हैं प्रत्येक स्पेक्ट्रमी श्रेणी की, तो देखो पहले 656 नैनोमीटर थी, फिर 484 हुई, 484, फिर तीसरी हुई 434, फिर समथिंग 300 पे आई, फिर 300। तो इसमें कम तो हो रही है, लगातार निरंतर कम हो रही है, लेकिन गैप भी कम होता जा रहा है। 656 के बाद में 434, फिर और कम, फिर और कम, ऐसे करती करती जो स्पेक्ट्रमी रेखाएं हैं वो उनकी तरंग दैर्ध्य क्या होती है? निरंतर घटती जा रही है। तो बामर ने अपनी स्पेक्ट्रमी श्रेणी में ये देखा कि जब भी हम स्पेक्ट्रमी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो स्पेक्ट्रमी श्रेणी बनाते हैं वो स्पेक्ट्रमी श्रेणी निरंतर घटती जाती है और पास पास होती जाती है। इसका कारण ये है कि ये जो श्रेणियां हैं वो लाइनें वो पास पास एक ही श्रेणी में देखी गई, तो इन सभी लाइनों से मिलकर एक श्रेणी बनी और उस श्रेणी को नाम क्या दे दिया? बामर श्रेणी। तो ये बामर श्रेणी प्राप्त हुई इस तरीके से, ये बामर ने निकाली थी हाइड्रोजन परमाणु के लिए। इन सभी तरंग दैर्ध्यों से जो श्रेणी बनी उसका जो रेखा चित्र है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे किस तरीके से बनता है। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, काफी ज्यादा हो रहा है ये। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर कहीं पर भी थोड़ा सा डाउट हो, कमेंट सेक्शन खुला, आप जरूर बताइएगा मुझे, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। तब तक आप वीडियो को देखते रहिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।